नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम धरती धोरारी में। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए ऐसे विशेष लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने क्षेत्र में बहुत सारा नाम कमाया हो। आज किस क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें आपसे होने वाली हैं, तो दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज की सच्चाई को हम सभी के सामने लेकर आता है। बहुत सारी मेहनत इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई होती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इस क्षेत्र में काम करके मानसिक संतोष पाया जा सकता है, इस सब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। और जब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें कही है, इतने सारे क्लू दिए हैं, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया है कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करवाने वाले हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही माने हुए जाने माने पत्रकार। आप खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका बहुत ही नाम है। स्वागत करेंगे श्री आनंद चौधरी जी का। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार सोनल जी, दूरदर्शन परिवार सबका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार जी। आनंद जी, जो पहला सवाल मेरा आने वाला है वो बचपन से जुड़ा हुआ होता है। हर किसी का बचपन अलग होता है क्योंकि हर घर का जो माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो आपके घर का माहौल कैसा था, कैसी आपकी परवरिश थी, और साथ ही साथ पत्रकारिता जैसे एक ऐसे क्षेत्र में जहां चुनौतियां हर दिन हर पल रहती हैं, इस क्षेत्र में आपने आने का सोचा, उसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो बचपन है वो झुंझुनू जिले का एक छोटा सा गाँव है भड़ोंदा खुर्द, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता सैनिक थे और मेरी मदर गृहिणी थी। हमारे छोटे से इस गांव से कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में तो जाने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम लोग। उस समय हमारे गांव से या तो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाते थे या सैनिक बनते थे। हमारे गांव में ज़्यादातर सेना में ही लोग थे। तो उस माहौल से हम लोग निकले। शुरुआती शिक्षा भी जो सरकारी स्कूल है वहीं से हुई। लेकिन जब जयपुर आए पढ़ने के लिए, तब लगा कि समाज के लिए कुछ अगर किसी क्षेत्र में रह के किया जा सकता है तो वो पत्रकारिता है। तो कुछ ऐसे संगठनों से जुड़े, कुछ ऐसे लोगों से जुड़े जिन्होंने मन में ये जज्बा जगाया कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं और समाज के लोगों को जो न्याय की लड़ाई है, समाज के जो उपेक्षित वर्ग है, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आना हुआ। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो जो धीरे धीरे जो शुरुआत में सामाजिक मुद्दों की जो पत्रकारिता थी वो आगे बढ़कर खोजी पत्रकारिता तक चली गई और उसके बाद उसमें आनंद आने लगा। जी, आपने अपने गांव की बात की है। मैं देख सकती हूँ आपकी आंखों में बहुत सारी चमक है, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र की बात करता है तो आप भी जब वहाँ जाते हैं, इतना नाम आपने कमाया है पत्रकारिता में, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें की हैं, तो क्या जब आप अभी भी जब गांव जाते हैं तो युवा आपके आसपास इकट्ठा होते हैं, जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे आए वो लोग? हाँ बिल्कुल, गांव में जैसा माहौल है अभी जैसा माहौल बन गया है, क्योंकि हमारे जैसे छोटे से गांव में पत्रकारिता के क्षेत्र में तो कोई पहले रहा ही नहीं था। जब मैंने शुरुआत की तब घर वाले या कोई बताता था कि हमारा बेटा पत्रकार है, तो लोग वो कल्पना करते थे गांव में कि पत्रकार का मतलब जो अखबार बांटता हो, जो घर घर अखबार पहुंचाता हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अखबार में नाम आने लग गया, खबरों के पीछे बाई नाम जो खबरें आने लग गई, तब लोग उनको पढ़ने लग गए। तब लोगों को लगा कि ये कुछ खबरें भी लिखता है। फिर धीरे धीरे सामाजिक मुद्दे और कुछ स्टिंग ऑपरेशन ऐसे हुए कि फ़ोटो के साथ कुछ बड़े नाम आने लग गए और कुछ बड़ी खबरें आने लग गई। तब लोगों को लगा कि हमारे गांव का एक छोटे से गांव का बच्चा ठीक ठीक काम कर रहा है जयपुर में। उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग मुझसे बातचीत करने लगे कि आपने जो ये काम किया था, या ये जो आपने डकैतों के इंटरव्यू किए थे, या आपने जो इन महिलाओं को जो डाइन प्रताड़ना की जो शिकार थी उनके बीच में गए, तो ये जो काम किया ये आपने कैसे किया। तो उनको कहानियों में मज़ा आने लग गया, जो उनके पीछे की जो कहानियाँ थी। क्योंकि जो इसी भी खबर हम करते हैं तो खबर की तो एक सीमा होती है शब्दों की, लेकिन उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो बहुत लंबी होती हैं, उसकी तैयारी बहुत लंबी होती है। तो वो सुनकर लोगों को बहुत मज़ा आने लग गया। और अब भी जब गाँव में जाते हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि कैसे हमें इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिले। अब हमारे गाँव के बहुत सारे बच्चे ये कल्पना करने लग गए हैं, जो पहले आईएएस बनना चाहते थे या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते थे, अब कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं। जी, यानी कि जो आपकी मेहनत है उसकी वजह से बहुत सारे युवा जो हैं वो प्रेरित हो रहे हैं।
आनंद जी, आपको मिले हुए पुरस्कारों की जो लिस्ट है, यूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर हाल ही में आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशिष्ट जो पुरस्कार होता है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, वो आपको मिला। उसके पीछे की जो स्टोरी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो जानना चाहते हैं कि ये जो पूरी स्टोरी थी बाल शोषण को लेकर या मानव तस्करी को लेकर, उसके पीछे देखिए, रामनाथ गोयनका जो एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड है, वो अपने आप में एक देश का बहुत बड़ा अवार्ड है और मुझ जैसे एक छोटे से गांव के पत्रकार को मिलना मैं तो अपना एक सौभाग्य ही मानता हूं। लेकिन इसके पीछे जो एक कहानियां थी, जो मैंने जो एक पूरा एक इलाके को लेके हमने जो काम किया, वो उसके पीछे एक मेन कारण था। आप देखिए कि हमारा राजस्थान का एक इलाका है, साउथ राजस्थान, आदिवासी इलाका, वहाँ आज भी बच्चों की, महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है। मानव तस्कर उन बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं, फिर उनसे जो काम करवाया जाता है। कुछ लोग उनमें से जिंदा वापस आते हैं तो अपने हाथ या पैर गंवा कर आते हैं, कुछ लोग वहीं दफन हो जाते हैं तो वो उनको वहीं दफना देते हैं। उनके घर वालों को पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो एक ऐसी एक ये चीज़ चल रही थी, तो ये सोचा कि इस पर क्यों न काम किया जाए। तो ये आप ये देखिए कि जो हम कहते हैं कि प्रिंट मीडिया में पत्रकार के पास टाइम नहीं होता, मुझे इस काम को करने के लिए 1.5 साल का वक्त मिला और 1.5 साल में मैं दर्जनों बार राजस्थान का आदिवासी इलाका जैसे कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, गोगुंदा, इन इलाकों में गया, इन इलाकों में खूब काम किया, इन इलाकों को समझा कि मानव तस्कर किस तरह काम करते हैं, फिर उनसे जाके मिलना, अपनी पहचान छिपा के मिलना और फिर उनसे बच्चों के सौदे करना, बच्चे खरीदना और उन बच्चों को फिर पुलिस को सौंपना। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। फिर इसमें दूसरी चीज़ जो थी वो थी कि जो बच्चे अपने हाथ या पैर गंवा कर वहाँ से लौटे और उनकी आज गाँव में क्या स्थिति है और उनके घर वालों को कुछ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि वो तो फैक्ट्रियों में उनके हाथ कट गए, पैर कट गए, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर वालों को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जो बच्चे वहाँ अपनी जान गंवा बैठे थे, जो महिलाएं बाहर बेच दिया गया था, उनके घर वालों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ वो धक्के खा रहे थे। तब जब उनकी केस स्टडीज़ तक मैं पहुँचा तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानियाँ थी। उन सब को जब सिलसिलेवार प्रकाशित किया तब ये अनुमान नहीं था कि ये इतना बड़ा एक मुद्दा बनेगा और इसमें एक राजस्थान के लिए एक पूरी मुहिम बन जाएगी और उस क्षेत्र के लिए एक बदलाव का ये एक खबर जरिया बन जाएगी। तो मैं यहीं तक सोचता था। लेकिन जब इन्हीं खबरों के लिए जब रामनाथ गोयनका अवार्ड के लिए नामित हुए, तब लगा कि ये काम वास्तव में एक बहुत बड़ा काम था और जिसका ये सम्मान था। जी आनंद जी, आपने कहा कि आपको 1.5 वर्ष लगा, यानी कि बहुत सारी चुनौतियां। हालांकि जो पत्रकारिता का क्षेत्र है ये एक ग्लैमरस फील्ड माना जाता है, युवाओं को लगता है कि बहुत नाम है, शोहरत है और बहुत जल्दी नाम कमाया जा सकता है, पर आपके अनुभव से हम ये जान पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस डे टू डे बेसिस पे आपको फेस करने पड़ते हैं और आपने विशेष तौर पर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है। और अगर महिलाओं का मैं जिक्र करूं तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि अलग अलग तरह की प्रथाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में चलती हैं, उनको हटाने में, उनके लिए काम करने में आपका ये जो अनुभव है वो किस तरह का था? आपने चुनौतियों की बात की। चुनौतियाँ देखिए कि आज हर दिन हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है जहाँ आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चुनौतियाँ कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। उन चुनौतियों को हम कैसे कम कर सकते हैं ये हम पर निर्भर है। हम उस जगह तक जाने के लिए या उस मुद्दे को हम उजागर करने के लिए हम अगर पूरी तैयारी पहले से कर रखी है, हमने पूरी जो केस स्टडी और उनका पूरा एक पूरा खाका हमने तैयार कर रखा है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक बना रखा है, तब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम सीधे चले गए, मैं आज के पत्रकारों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी इशू पे काम करने के लिए सीधे चले गए और जो रिस्की है तो वहाँ हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और वहाँ काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है। जैसे यही था ये मामला, तो इसमें मानव तस्करों से मिलना, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनसे बच्चों के सौदे करना, काम तो रिस्की था। उनके गांव में हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप अगर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, हम आटा मिल मालिक बनकर वहाँ गए, बाकायदा हमारे पास उनके विजिटिंग कार्ड थे हमारे, तो उनको वो चीज़ें आपके भरोसा जता देती है कि ये व्यक्ति वही है। आपने अपना जो मूल चेहरा वो छिपा लिया और आप एक दूसरा चेहरा लगाकर आप उन तक पहुँच गए। तो ये तो चुनौतियाँ थी। आपने बात की महिलाओं और बच्चों की। देखिए, मेरा जो अनुभव है इतने दिन का पत्रकारिता का, मैं कह सकता हूँ कि आज समाज में सबसे ज़्यादा स्थिति, हम कई वर्गों की बात करते हैं, हम
जातियों की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति अगर किसी इस समाज में है तो वो है महिलाओं और बच्चों की। सारी कुप्रथाएं, सारी कुरीतियाँ, सारी मर्यादाएं उन्हीं पे लागू हैं समाज में। और जब मैंने इन कुरीतियों पे काम करना शुरू किया, जो मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे एक दहेज प्रथा है जिसमें आप अगर किसी महिला के साथ रेप भी हुआ तो वो उसने किसी पे आरोप लगाया कि मेरे साथ रेप हुआ, तो उसको इम्तिहान देना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। उसके हाथ में 7 पत्ते बिछाकर उसके हाथ में एक 2.5 किलो का गर्म हथौड़ा तपाकर वो रख दिया जाता है। अगर आपके हाथ जल गए तो आप झूठ बोल रहे हो, अगर हाथ नहीं जले तो आप सच बोल रहे हो। तो आप देखिए कि कौन सा तरीका है, आज हम किस युग में जी रहे हैं। वैसे ही उनकी जो अग्नि परीक्षा के तरीके हैं कि एक भगोने में तेल गर्म किया जाता है, उसमें पूड़ियाँ तली जाती हैं, फिर उन पूड़ियों को अगर आप हाथ से निकालिए, खोलते हुए तेल में से आप पूड़ियाँ हाथ से निकालेंगे और वो आपका हाथ जलेगा नहीं। तो अगर आपका हाथ जल गया तो आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप हाथ अंदर भी नहीं डाल पाए तो भी झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह के फैसले जब जहाँ हो रहे हो तो उनको उजागर करना। एक जैसे कोना प्रथा हमने एक कहानी पे किया कि एक महिला है, उसको उसके पति की मौत पे 6 महीने तक एक कोने में बिठा दिया जाता है। दिन के उजाले में वो कोई काम नहीं कर सकती, वो उसको सारा काम रात में करना है, दिन में वो पूरे दिन उसी कोने में बैठा रहना है उसको 6 महीने तक। आप कल्पना कर सकते हैं वो कितनी बीमारियां लेके वो वहाँ से खड़ी होगी। और जब हमारे पास उसके बाद में जब कॉल आए महिलाओं की कि किस तरह हमें बीमार हो गई, मेरे बच्चे को कैंसर था, मैं 6 महीने तक उसको दिखा नहीं पाई, मेरे बच्चे की डेथ हो गई। तो इस तरह की जो आज भी अगर चीज़ें हमारे समाज में है तो वास्तव में बहुत दुखदाई है। और इनको उजागर करना काम मीडिया का है और आज के जो युवा पत्रकार हैं उनका काम करना है। क्योंकि इस दौर में अगर ये सब हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इनको उजागर करें और किस तरह इनको समाज के सामने से लाएं और इनको मिटाएं। जी, जब आपने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है तो सुनकर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई इस तरह की चीज़ें अभी भी हैं। जब हम ये सोचते हैं कि शिक्षा बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत प्रोग्रेस की है, पर इस तरह की बातें सुनकर ऐसा लगता है आप खुद एक पत्रकार होने के साथ साथ इस तरह की जब आप चीज़ें, संवेदनाएं आपको कहीं ना कहीं छूती हैं, कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको ऐसा लगा हो कि मुझे झकझोर कर रख दिया और बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया? हालांकि बहुत सारी घटनाएं होंगी, सिर्फ एक नहीं होगी। देखिए, आपने कि एक ऐसा तार छू लिया है कि मैं ये बताता हूँ कि आपको मैं जिन कहानियों पे पहुँचा या मैंने जिन पीड़ित महिलाओं तक पहुँच के ये काम किया, उनमें सबसे भयानक जो चीज़ थी वो डायन प्रताड़ना थी। डायन प्रताड़ना में जिन महिलाओं से मैं मिला, जिनको डायन बताकर समाज से और उनको बहिष्कृत कर दिया गया था, और उनके साथ में जो अमानवीयता हुई उस इलाके में, अगर आप उसको सुन भी लो उनके मुंह से तो आप सिहर जाओगे। आपके मतलब आप सोचोगे, जब मैं ये जब कहानियाँ कर रहा था तो राजसमंद में कुछ महिलाएं मिली, भीलवाड़ा में कुछ महिलाएं मिली। जब उनकी कहानियाँ सुनी और वो कहानियाँ, वो आंसू उनके आंखों से टपक रहे थे, जब मिलते ही उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, तब उनको जब बाहर आए वहाँ से और घर पे आया तो बहुत दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाया, कि लगा कि मतलब वो चेहरे आंखों के सामने घूमते रहे और कई दिन तक। तो मैं कई बार सोच रहा था कि उनका अनुभव लिखूं कैसे, क्योंकि उनके पेट अंगारों से जलाए हुए, उनके हाथ अंगारों से जलाए हुए, गाँव में घुमाया गधे पे बिठा के। अब वो महिला किस हालत में वहाँ जी रही है आप अनुमान लगा सकते हो। और ये हमारा समाज है जिसमें उनके लिए कोई नहीं बोलता। और तो हम एक संवेदन पत्रकार के नाते या हम एक संवेदनशील इंसान के नाते अगर हम भी उन पे नहीं बोल पा रहे तो ये कितना बड़ा अन्याय होगा इस समाज के लिए। जी। महिलाओं के साथ साथ आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया है, और बच्चे भी हमारे समाज का आने वाला भविष्य हैं, उसको लेकर भी ये बात तो हमने की कि संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। पर कोई ना कोई ऐसी घटना भी रही होगी जिसने आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी दी होगी कि नहीं, अभी भी मानवता जिंदा है और हमारे आसपास अगर हम सब भी मिलकर थोड़े थोड़े प्रयास करें तो बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक कहानी आपको सुनाऊं कि बहुत सारी महिलाएं थी जिनकी पेंशन कागजों में मर्त बताकर बंद कर दी गई थी। उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन, उनके लिए वो पेंशन ही सहारा था। जब हम लोग उस कहानियों पे काम कर रहे थे तब हमने देखा कि उनकी स्थिति ये हो गई कि समाज में वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वो पेंशन जो उनको 500 रुपये मिलते थे, 700 रुपये मिलते थे, वो भी उनके बंद हो गया। तो अब वो कैसे अपना गुजारा चलाए। लेकिन जब हमने वो काम किया
और उनमें से जो जिनको कागजों में जो महिलाएं मरी हुई थी उनको वापस जिंदा किया, तो 1.5 लाख महिलाओं को वापस उनका जीने का सहारा मिला, तो एक खुशी हुई। ऐसे ही हम एक काम कर रहे थे कि नाता प्रताप को लेकर मैं कुछ काम कर रहा था, तो हमने देखा कि माँ भी नाता करके चली गई, पिता भी नाता करके चला गया, पीछे से 4 बच्चे अनाथ रह गए। अब उनका कौन धनी है, उन बच्चों का कौन धनी है? जब हमने उन बच्चों की कहानियाँ सामने लाए तो समाज का बहुत एक बड़ा तबका उन बच्चों के लिए खड़ा हुआ, उन बच्चों को घर बना कर दिया, उन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, उन बच्चों को कपड़ा देना शुरू किया, और कुछ संस्थाएं ऐसी आई जिन्होंने उन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। तो ये जान के खुशी होती है कि हमारी एक छोटी सी कुछ लिखने से या हमारी छोटी सी मेहनत से अगर किसी का भविष्य बनता है तो एक बहुत बड़ी बात है। जी, आपने आनंद जी अपने शुरुआती जब हमारी बात शुरू हुई तो आपने कहा कि हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी कदम उठाने से पहले प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। प्लान ए भी चाहिए, प्लान बी भी, प्लान सी भी चाहिए, बहुत सारी तैयारी। तो ये तैयारी करने से पहले अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप कैसे विषय का चुनाव करते हैं, कि आप खुद पत्रकार हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है इस फील्ड में अपडेटेड रहने के लिए, पर कौन सा विषय आपके दिल को छू जाएगा और उसके लिए उस दिशा में आप काम करेंगे, उसका चुनाव आप कैसे करते हैं? देखिए कि हम लोग अगर संवेदनशील इंसान है और हम इस बारे में सोच रहे हैं तो विषय हमारे चारों तरफ खूब बिखरे पड़े। मेरे को कुछ विषय तो ऐसे मिले जो अखबार के 8वें पेज पे एक छोटी सी सिंगल कॉलम खबर है, जिसको देख के लगा कि वो उस अखबार की सिंगल कॉलम खबर क्यों है, क्योंकि वो एक केस था। अगर आप उसको पूरे राजस्थान के स्तर पर ले जाओगे और आप ऐसे ऐसे उसके में ऐसे कहानियाँ निकाल के लाओगे कि जो बहुत भयानक थी, तो हो सकता है वो अखबार के पहले पन्ने पे आ जाए। जैसे आप ये देखेंगे कि डायन प्रताड़ना का मामला है, रोज़ खबर छपती है कि वहाँ महिला को डायन बताकर हिंसा की गई, वहाँ महिला के साथ ये किया गया, लेकिन इसके बैक में, इसके पीछे क्या कारण है उस तक किसी ने जाने की कोशिश नहीं की कि आखिर उन महिलाओं को डायन बनाया क्यों जाता है। हमारा समाज, हम ही लोग तो हैं जो उनको, एक महिला को डायन प्रताड़ना जैसा उस पर आरोप लगाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चलता रहता है। जी, यानी कि अगर जैसा आपने कहा कि आपने उस छोटी खबर को पढ़ा और आपको लगा कि गहराई में जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सोशल मीडिया पे लगातार देखते रहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना बहुत तेज़ है और कोई भी कुछ घटना होती है वो वहाँ होती है, ट्विटर पे होती है या सोशल मीडिया पे होती है, तो हम उसको नज़रअंदाज करते जाते हैं। एक पत्रकार के तौर पे कई बार हम उसको पढ़ते हैं और चले जाते हैं या लाइक कर देते हैं या उसको हम कुछ कमेंट कर देते हैं, लेकिन आप उसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि अगर एक महिला के साथ या एक आदमी के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो इससे कितने लोग पीड़ित होंगे। तो अगर आपने वो सोचना शुरू कर दिया तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, तो आप उस पर काम कीजिए। और वैसे भी लगातार अगर आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आंकड़े पढ़ते रहते हैं, पूरे देश की घटनाएं चीज़ें पे इस तरह की जानकारी रखते हैं, तो आपके पास आइडिया की कोई कमी नहीं, बस उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सबसे ज़रूरी है। और उसके लिए आपको एक छोटी सी तैयारी करनी है पीछे बैठकर ऑफिस में कि हम किस तरह जाऊँ, मेरा सोर्स कौन होगा वहाँ, मुझे उस गाँव तक कौन लेके जाएगा और फिर मैं वहाँ से कैसे आकर क्या काम करूँगा, बस यही होता है। यानी कि प्लान ऑफ एक्शन पूरे तरीके से पहले पीछे की तैयारी पूरी होनी चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर आप बिना तैयारी के पहुंच गए इस तरह की कोई बड़ी चीज़ को लेकर जो सदियों से या बहुत सालों से चली आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि ऑन द स्पॉट बहुत सारा माहौल बिगड़ जाए या आप लोग ही ट्रैप हो जाएं, जो भी पत्रकार इस चीज़ों को कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र की बात हो रही है, अभी अभी आपने डिजिटल मीडियम की बात की कि हम लोग आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटली ख़बरों से अवेयर रहना चाहते हैं। तो अब डिजिटल मीडियम आने के बाद आपको क्या लगता है, क्या और नई चुनौतियाँ बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरह की चुनौतियाँ तो आई है क्योंकि आज डिजिटल माध्यम आने से आप देखिए कि 2 करोड़ लोगों के पास अगर स्मार्टफोन है तो वो 2 करोड़ लोग पत्रकार हैं आज। वो कोई साधारण लोग नहीं है, उनके सामने कोई भी घटना होती है वो तुरंत रिकॉर्ड करके फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया माध्यम पे डाल देते हैं। तो वो देखिए कि आप जब तक वहाँ पहुँचोगे तब तक तो वो चीज़ जा चुकी है जी। लेकिन इस युग में भी हमारी चुनौतियाँ इसलिए बढ़ जाती हैं कि जो चीज़ आप एक साधारण आदमी के पास है उस चीज़ से कैसे आप एक पत्रकार के तौर पे उस पर रिसर्च करके, उस पर खोज करके उसको कैसे अलग बनाएं और समाज में उसको सामने रखें ताकि वो उस चीज़ को रोका जा सके, तो वो एक पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर आप उस पर खरे उतर गए तो वो ही समाज के लिए सबसे भलाईदायक होता है। जी, आपने कहा कि जैसा आपने भी कहा कि अब हर आदमी के पास
काफ़ी लोगों के पास स्मार्टफोन है, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार जो उस समय की गंभीरता है या उस मोमेंट पे जो किया जा सकता था वो कई बार ख़राब भी हो जाता है इन सब की बिल्कुल वजह हो से? जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कई बार लोग तमाशबीन हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको अस्पताल पहुंचाना है, या उसके आप वीडियो बना रहे हो, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि डाइन प्रताड़ना जैसे मामले भी हैं, उन पे बहुत सारे लोग जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही होती है तब वो वीडियो बना रहे होते हैं। जैसे हमारे समाज में कई जगह आता है कि आज उस गांव में एक व्यक्ति को सिर्फ मूछ रखने के सवाल पे पीटा गया या मार डाला गया, या किसी को घड़े से पानी पीने पे मारा गया। तो इस तरह की घटनाएं जब समाज में आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, उनका वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन उस चीज़ को रोका कैसे जा सके, इस पे अगर उनमें से कुछ लोग भी अगर आवाज़ उठाएं तो वो रुक सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा भावुकता की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? बच्चों में माँ बाप का ये दायित्व हो जाता है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि अपने आसपास जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे कुछ सीखें भी, और उन अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ भी उठाएं। देखिए कि बचपन से ही अगर आप बच्चे को सही चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, बच्चे को आप ये नहीं है कि बच्चे को हर चीज़ सिखानी चाहिए। आज बच्चे को खेती के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को गांव के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को छोटी छोटी बाजार की चीज़ें हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उद्योग धंधे बताना चाहिए, आप चूड़ी कैसे बनती है, आप कैसे चीज़ें एक छोटे छोटे घरेलू उद्योगों में चीज़ें बन रही है, वो सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने बच्चों को उनसे दूर रखा तो वो बच्चा वो संवेदनशील कैसे होगा। आप देखिए कि चूड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, या छोटी छोटी चीज़ें समाज में बनाने में, एक रजाई को भरने में कितना कैसे वक्त लगता है, कौन लोग भरते हैं। तो आपने अगर ये चीज़ें उनको बताई तो वो जब भी कोई काम करेगा तो वो दिमाग में उसके रहेगा कि ये लोग देखो कितनी मेहनत से इन लोगों ने तैयार किया है और मैं इसका नुकसान कर रहा हूँ। जी। तो ये तो बचपन से हमें एक परिवार के नाते बताना ही है। स्कूलों में ऐसे पाठ्यक्रम हो जो बच्चे को संवेदनशील बनाए, क्योंकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ना कि हमारे अंदर जो मूल्य हैं हमारे वो ख़त्म हो रहे हैं। हम पड़ोसी की मदद नहीं करना चाहते, हम अपने आप में इतने सीमित रह गए हैं आर्थिक युग में कि हम हमारा पड़ोस में क्या हो रहा है उसको भी नहीं देखना चाहते। तो जब तक बच्चों में वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक कैसे बदलाव होगा। और बच्चे ऐसे हैं जिनमें आज की पीढ़ी है वो बहुत समझदार है। आप देखिए कि सफाई के प्रति कितनी जागरूक है। अगर हम छोटी सी गलती करते हैं, हम कोई रेपर नीचे डालते हैं तो बच्चे तुरंत टोक देंगे कि आप इसको उठा के ऊपर डालिए। तो बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको बस आपको एक दिशा देने की ज़रूरत है और उनको समझाने की ज़रूरत है। जी, आनंद जी, जैसा आपने भी कहा कि घर जो होता है वो सबसे पहला स्कूल होता है। बच्चा ज़्यादातर समय घर पर रहता है, और अगर माता पिता ये कोशिश करें, और आपने बहुत छोटे छोटे प्यारे से उदाहरण दिए कि कैसे बच्चों को इन जगहों पर ले जाकर सिखाया जा सकता है। आपका ये जो फील्ड है बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, समय की कोई सीमा नहीं है, इस तरह का ये काम है कि आपको कभी दिन में भी जाना पड़ सकता है, रात में भी जाना पड़ सकता है। वो समय जो शायद आपके पेरेंट्स के साथ आपको स्पेंड करना है या अपने परिवार के साथ घर पे बच्चों के साथ स्पेंड करना है, वो समय भी आप समाज के लिए काम करते हुए अपने इस पत्रकारिता के क्षेत्र में वो समय दे देते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कैसे तालमेल बैठाते हैं फिर? देखिए कि परिवार, अगर मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ, समाज के लिए कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे मेन धुरी हमारा परिवार है। आप देखिए परिवार ने सबसे पहले हमें मौका दिया, परिवार ने हमारा मनोबल बढ़ाया कि आप ये काम कीजिए। अगर आप देखिए कि परिवार नहीं चाहेगा तो हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हमारे परिवार ने ही हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। और जब हम वो काम करके आते हैं तो परिवार का भी एक वो लगता है कि परिवार का साथ हमारे साथ है। आप देखो, मैं एक बार आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि किसी ड्रग्स माफिया का कुछ स्टिंग करते हुए हमारे साथ एक घटना हो गई कि उन्होंने हम पे पिस्तौल तान दी थी। एकदम हम ड्रग्स का सौदा कर रहे थे और वो मामला पूरा खुल चुका था, और हम इतने डर गए थे अंदर से, क्योंकि एकदम आपके सामने एक ऐसी घटना आ जाए जब बिल्कुल आपको लग रहा है कि अब जान जाने वाली है, और वहाँ से कैसे बच के आप आते हो, और फिर आप आके घर में कुछ दिन तक बताते नहीं हो। मैंने घर में कुछ दिन तक आके बताया भी नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जब उनको पता चला तो गुस्सा भी हुए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हमको जब दूसरी मुहिम पे गए तो रोका नहीं। तो ये एक परिवार ही जो है जो हमें इसकी ऊर्जा देता है या आत्मविश्वास इतना देता है, तो उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जी, और कई बार शिकायतें भी मिलती होंगी दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि वक्त नहीं निकाल पाते, तो उनको क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं? ये तो देखिए कि हर पत्रकार के लिए है कि पता नहीं किस समय आपको कहाँ जाना पड़ जाए। तो हम लोग कई बार रात में भी जाते हैं। जैसे एक गांव था कि वहाँ बच्चियों की
जीन्स पहनने पर और उनके मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी एक पंचायत ने। अच्छा। तो हम अब उस गांव में जाना और हम उनको बेनकाब करना और उस गांव में सुधार भी लाना कि आप बच्चियों को रोक रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपने उनको रोकने के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनके जींस पहनने से ही आपकी पूरी चीज़ें आपको चोट लगी। हाँ, तो हम उस गांव में रात को पहुंचे, हमने पूरा गांव का जायजा लिया, हमने कहा कि किस तरह घुसना है, अगर मान लो कोई गड़बड़ हो जाए तो कैसे भागना है, सब कुछ प्लान तो आपको वो उसी समय करना है। आप पूरी रात चल के जाते हैं, फिर सुबह उठ के आप उस गांव में वापस आते हैं और उन गांव के लोगों से बात करते हैं और वो गांव के लोग मान जाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग प्रशासन में जो वहाँ मुखिया है वो भी महिला हैं, तो उनको साथ लेके जाते हैं कि देखिए ये मुखिया हैं, ये कैसे कपड़े पहनती है, आप देखिए, आप अपनी बेटियों को इन जैसा क्यों नहीं बनाते। तो वो गांव वाले तैयार होते हैं उसके लिए और वही गांव वाले फिर कहते हैं कि बेटियों को जीन्स पहनो और आप मोबाइल लो और आप जाइए स्कूल में। तो ये चीज़ें हैं, तो बदलाव तो आता है जी। यानी कि जब मेहनत की जाती है तो कहीं ना कहीं वो खुशी भी मिलती है जब वो बदलाव आप देखते हैं। आपने कहा कि गांव में जब जाते हैं समझाने से लोग मान जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है कि कोई चीज़, ये तो एक बहुत आपने ऐसी चीज़ कही जो हो सकता है कि थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने लागू की हो। कुछ प्रथाओं की जब आप बात कर रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वहाँ पर लोगों को समझाना क्या उतना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक ऐसे ही वाक़ये का जिक्र करना चाहूँगा कि एक मंदिर था जहाँ मैंने इतनी यातना महिलाओं के साथ कभी नहीं देखी, जहाँ भूत प्रेत भगाने के नाम पर महिलाओं का, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन उस मंदिर में ये बना रखा था कि हम महिलाओं का भूत प्रेत भगाते हैं। 200 सीढ़ियाँ उस मंदिर में ऊपर से बनी हुई थी, बाल पकड़कर महिलाओं को पीठ के बल 200 सीढ़ियों से घसीटकर नीचे लाया जाता है और नीचे लाकर उनकी जो जूते हम हाथ में नहीं ले सकते, ऐसे गंदे जूतों से उनकी पिटाई होती है, फिर वही जूते उनके मुंह में रखकर उनको 1-1.5-2 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है और वहाँ उसी गंदे जूते से पानी पिलाया जाता है उस महिला को। तो आप देखिए कि वो एक यातना, जो हमारे सामने यातनाओं का दौर चल रहा था, हम लगातार वहाँ 1 महीने तक उस मंदिर में गए लगातार। तो हमने सोचा कि इसको कैसे इसको बेनकाब करें कि ताकि ये एक पूरा एक जो ये चल रहा है ये बंद हो। तब हमने जब उसको पूरे मामले को खोला और उसको उजागर किया कि ये किस तरह हो रहा है, किस तरह की अमानवीयता है, उसके बाद में जो हुआ, क्योंकि वहाँ जो मंदिर प्रशासन है वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ें हो, लेकिन जो तांत्रिक हैं, जो महिलाओं को जादू टोने वाले मामले थे, वो लोग चाहते थे कि ये चीज़ें चलती रहे, क्योंकि उनका धंधा चल रहा था। वहाँ उनको दारू चढ़ाई जाती है, वहाँ उनको मुर्गा चढ़ाया जाता है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। जब हमने इसको खोला तो मंदिर प्रशासन हमारे पास आया और मालाएं लेके आया वो कि आपका धन्यवाद कि आपने इस मंदिर को आज़ाद कर दिया। तो वो लेके आया और पुलिस प्रशासन इतना सतर्क हुआ कि उन सबको वहाँ से भगाया और उसके बाद में वो चीज़ें बंद हुई धीरे धीरे, कि वो महिलाओं को घसीट के लाना, उनके कपड़े पीछे से फट चुके होते हैं एकदम, और उनके मुंह में जूते, आप देखिए, फिर वो चीज़ें बंद हुई। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जी। और इतनी सारी अलग अलग प्रथाओं की आप बात कर रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले ही कोरोना काल गुजरा, बहुत ही मुश्किल दौर रहा सबके लिए। आपने महिलाओं और बच्चों के लिए काम किया है, पुरुषों को लेकर भी आपने कुछ बातें की। हालांकि अभी जब आपने जिक्र किया कि महिलाओं को तो डायन घोषित किया जाता है, पर पुरुषों के लिए ऐसा कभी देखने सुनने में नहीं आता, तो ये एक दोहरी मानसिकता ही है हमारे समाज की। बिल्कुल, देखिए कि जितनी चीज़ें लागू है वो उन्हीं पे लागू है। आप झोला छाप डॉक्टर समाज में पनप रहे हैं आज, तो उसके पीछे कौन है? हम ही तो हैं, क्योंकि झोला छाप का पूरा मैंने जहाँ तक देखा है, मैं बहुत झोला छाप तक पहुँचा हूँ, उनका भी हमने एक बार बेनकाब किया था उनको कि वो किस तरह की दवाइयाँ हमें दे रहे हैं जी। आप ये देखिए कि वो गर्भ गिराने की दवाइयाँ तक वो दे रहे हैं, झोला छाप जो गाँव में है और जो कस्बों में छोटी छोटी जगह बैठा हुआ है, कितना नुकसान पहुँचा रहा है वो। तो हमने जब उनका पूरा बेनकाब किया और उनके पीछे की जब कहानियाँ देखी, तो वो क्यों पनप रहा है? क्योंकि उस झोला छाप तक ले जाते किनको है? महिलाओं और बच्चों को। पुरुष बहुत कम उन झोला छाप तक जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे या शहर के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन महिला तो वहीं गांव में है बेचारी, वो कहाँ जाए? वो बच्चा कहाँ जाए? तो उनको लेके जाते हैं उन झोला छाप डॉक्टर तक, और वो झोला छाप डॉक्टर उनको ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो जिन पे नाम लिखा होता है वो दे देकर उनका ऐसा नुकसान करते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, बहुत लोग मर जाते हैं ऐसे, और बहुत बच्चे जो जिंदगी जिनकी खराब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसी अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि हर चीज़ महिलाओं पे थोपी गई है समाज में।
हम पे पुरुषों ने और वो सब थोपी हैं उन पे। जी आनंद जी, आपसे इतनी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, इतना सारा, इतने वर्षों तक लगातार आपने काम किया है और भी बहुत सारा समाज के लिए आप काम करने वाले हैं। युवा पीढ़ी जो इस कार्यक्रम को देख रही है, अगर वो आपसे ये जानना चाहे कि अगर वो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखें और वो खुद कैसे तैयारी करें इस फील्ड में आने के लिए? देखिए कि जो नए लोग आ रहे हैं वो बहुत जागरूक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। हम जैसे लोग तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है नए लोगों के सामने, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा जानते हैं, उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी हैं, वो सब मतलब उनकी शिक्षा इतनी अच्छी है। हम लोग तो जो सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, और हम लोग तो शहर में आ गए और पत्रकारिता में चले आए, लेकिन हमने जो फिर वहीं से जो सीखा समाज से, उसके आधार पे हम काम करने लगे। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वो अगर चाहे तो पूरा बदलाव ला सकती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो अंग्रेजी के जो लोग हैं या जो लोग ऊपर के पदों तक बैठे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया है, सोशल मीडिया पे वो इतने एक्टिव हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। तो उनको सबसे पहले जो ज़रूरत है वो एक संवेदनशील इंसान के तौर पे कुछ चीज़ें सोचे। हम मीडिया के जब दफ्तर में पहुंचते हैं, या आज जितने भी दफ्तर हैं वो एयर कंडीशन दफ्तर हैं, वहाँ पहुँच के हम या तो अपने आप को उस कल्चर में ढाल लें कि हम सिर्फ आना है, वहाँ बैठना है और कुछ बड़े लोगों के साथ चाय नाश्ता करना है और घर चले जाना है, या फिर वो ऐसे लोग निकलें कि हमें इस समाज के लिए कुछ करना है। हमें वो व्यक्ति हमारे तक नहीं आएगा जो सबसे वंचित है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वो हमारे तक चलकर कभी नहीं आएगा। हमें उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचना है। तो अगर नई पीढ़ी ये सोचेगी कि हम उस व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं और उसकी समस्याओं पर हम कैसे एक चोट करें कि वो समस्याएं उसकी ख़त्म हो जाए, तब कुछ बदलाव आ सकता है। जी, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर अगर वो सोच पाएँ कि उस काम को करना है, तब वो इस क्षेत्र में आएँ। बिल्कुल। आनंद जी, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इतनी सारी बातें, आपके निजी जीवन के अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, और निश्चित तौर पर जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने अपनी पूरी इस यात्रा के बारे में बात की है कि क्या क्या आपने चुनौतियों का सामना किया और कैसे आप अपनी भावुकता, अपनी संवेदनशीलता की वजह से ऐसे बहुत सारे लोगों को आज़ादी दिला पाए। बहुत सारी प्रथाओं में कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा उन्हें ख़त्म करने का। चलते चलते क्या एक ख़ास संदेश है जो आप हमारे सभी दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए कि समाज में हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, और समाज को जो ठीक करना है वो हमें ही करना है। अगर आपके साथ समाज में कहीं भी आपके आसपास समाज में कोई अन्याय हो रहा है या किसी वंचित, किसी पीड़ित को दबाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले एक आम नागरिक की तरह आवाज़ उठानी चाहिए। फिर आपको उसमें अलग अलग, जैसे मीडिया का सहारा ले सकते हैं, प्रशासन का सहारा ले सकते हैं, या और किसी का सहारा ले सकते हैं। फिर उस पर सोचना चाहिए। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है आज इस समाज को बदलने की, और इस समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस समाज को बेहतर हम ही बना सकते हैं, और हमें इस तरफ आगे बढ़ना होगा। जी, आनंद चौधरी जी, आज आपने हम सभी के लिए वक्त निकाला, इतनी सारी बातें की, अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम धरती धोरारी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। दूरदर्शन केंद्र जयपुर और धरती धोरारी कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, अभी आपने की मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी जी से, और उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको भी सभी को देखने को, सीखने को मिली होंगी। हर बार हम आपकी मुलाकात इसी तरह से विशिष्ट अतिथियों से करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारा नाम कमाया हो। तो कीजिए इंतज़ार हमारे अगले कार्यक्रम धरती धोरारी का। अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात।